नमस्ते बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारा क्लास 12 के लिए जो हमारा 5वां लेसन चल रहा था पृष्ठ रसायन, उसका 6th पार्ट है। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम उत्प्रेरण। हमने लास्ट क्लास में एंजाइम उत्प्रेरण के लिए थोड़ी बात की थी, कुछ बात की थी कि एंजाइम क्या है। एंजाइम स्टार्ट करते हैं क्लास को। एंजाइम क्या है? एंजाइम जटिल नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, मतलब कार्बन से बने हुए यौगिक हैं और नाइट्रोजन परमाणु युक्त कार्बनिक यौगिक हैं। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि एंजाइम जो होते हैं वो नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये एक्चुअल में जटिल अणु होते हैं और किसके बने होते हैं? ये प्रोटीन के होते हैं, जटिल प्रोटीन अणु होते हैं। कौन? एंजाइम। एंजाइम सजीवों में, मतलब पादपों में या जंतुओं में बात करूं, इनमें होने वाली, जीवों के अंदर होने वाली जो अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको उत्प्रेरित करते हैं। इसीलिए एंजाइमों को एक अलग से नाम दिया गया है, जैव रासायनिक उत्प्रेरक। जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं एंजाइमों को। क्यों कहते हैं? जैव रासायनिक उत्प्रेरक शब्द का अर्थ क्या है? जैव मतलब जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को जो उत्प्रेरित करते हैं वे पदार्थ ही क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं? जैव रासायनिक उत्प्रेरक कहते हैं। इनके बारे में हमने यह भी कहा कि यह क्या होते हैं? बड़े अणु होते हैं, प्रोटीन अणु होते हैं, जटिल उच्च द्रव्यमान वाले प्रोटीन अणु होते हैं। जल के साथ मिलकर ये कोलाइडी विलयन बनाते हैं। कोलाइडी विलयन क्या है, इसकी बात हम नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उनमें बात करेंगे। ये बड़े प्रोटीन अणु होते हैं, इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं एंजाइमों को, क्योंकि यह जीवों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होने वाली इन घटनाओं को, इन प्रक्रियाओं को जैव रासायनिक उत्प्रेरण कहते हैं। और कुछ उदाहरणों से हम इस बात को ज्यादा बढ़िया अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे कि जैव रासायनिक उत्प्रेरक जो होते हैं, जिन्हें हम एंजाइम भी कहते हैं, इनके कुछ उदाहरण। जैसे पहला उदाहरण जो है, एग्जांपल जो है, टिश्यू शर्करा। टिश्यू शर्करा का प्रतिलोमन। टिश्यू शर्करा का प्रतिलोमन। टिश्यू शर्करा मतलब केन शुगर। केन शुगर गन्ने से प्राप्त होने वाली शुगर। टिश्यू शर्करा को ही एक्चुअल में इसका नाम क्या है? सुक्रोज कहते हैं। सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? एक डाइसैकेराइड शर्करा है। डाइसैकेराइड शर्करा है। बात को जरा ध्यान से समझें। मैं कह रहा हूं कि हम एंजाइम उत्प्रेरण के उदाहरण की बात कर रहा हूं, हम उदाहरण लिख रहे हैं यहां, उदाहरणों की बात करें। सबसे पहला उदाहरण लिखा, टिश्यू शर्करा का प्रतिलोमन। टिश्यू शर्करा किसको कहते हैं? जो गन्ने से प्राप्त होती है हमें शुगर, जो शर्करा, इसीलिए इसे केन शुगर भी कह देते हैं। और ये एक्चुअल में होती क्या है? सुक्रोज होती है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड, जो शर्कराएं होती हैं उन्हें सैकेराइड भी कहते हैं। जब दो सरल शर्करा के जो अणु जुड़कर बड़ी शर्करा का अणु बना हुआ हो तो दो डाई मतलब दो सैकेराइड, दो मोनोसैकेराइड शर्कराओं, मोनो मतलब एक, दो मोनोसैकेराइड शर्कराओं के जुड़ने से जो शर्करा बनी हो उसे डाइसैकेराइड कहेंगे। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड शर्करा है जो कि गन्ने में पाई जाती है, गन्ने में मिठास का कारण बनती है। तो सुक्रोज के प्रतिलोमन जो है वो एंजाइम द्वारा किया जाता है। एंजाइम उत्प्रेरित घटना है। जरा बात को समझते हैं। C12H22O11, ये मैंने सुक्रोज को लिख दिया है, ये सुक्रोज को लिख दिया है भाई। प्रतिलोमन कर रहे हैं, जल अपघटन करवा रहे हैं। इसके लिए, इससे प्रतिलोमन के बाद बनता क्या है? C6H12O6 और C6H12O6। अभी बोला कि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, मतलब इसके टूटने से दो मोनोसैकेराइड शर्कराएं बनेगी
ये बन गई दो शर्कराएं। दोनों का आप देखें तो रासायनिक सूत्र समान है, परंतु ये समान नहीं है। एक का नाम है ग्लूकोज और दूसरी का है फ्रक्टोज। दोनों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या समान है, परंतु इनका त्रिविम में विन्यास अलग अलग होता है, इसीलिए इनके दो अलग अलग नाम है। दोनों मोनोसैकेराइड शर्कराएं हैं। ग्लूकोज व फ्रक्टोज दो मोनोसैकेराइड शर्कराओं से मिलकर डाइसैकेराइड शर्करा सुक्रोज बनी हुई है। इसका प्रतिलोमन ये टूटा है। इसके लिए यहां अब ध्यान देने वाली बात ये जो हमारा टॉपिक है कि ये एक एंजाइम उत्प्रेरण घटना है, तो इसका प्रतिलोमन करने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत होगी और उस एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम। ये बात याद रखने वाली है कि ये जो इशू शर्करा का यहाँ इस रासायनिक अभिक्रिया में ये जो प्रतिलोमन हुआ है, इस प्रतिलोमन में एंजाइम कौन सा यूज किया गया? इन्वर्टेज। हमने एंजाइमों के बारे में एक बात और कही थी कि एंजाइमों में विशिष्टता का गुण पाया जाता है। एक एंजाइम सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं करता, किसी विशेष रासायनिक अभिक्रिया के लिए कोई विशेष एंजाइम ही उसे उत्प्रेरित कर पाता है। तो सुक्रोज के प्रतिलोमन के लिए हमें इन्वर्टेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। एंजाइम उत्प्रेरण के हम कुछ अन्य उदाहरणों की बात करते हैं, फिर इस बात को और अच्छे ढंग से हम याद कर पाएंगे। जिस तरह से हमने इशू शर्करा का प्रतिलोमन का उदाहरण किया, इसी तरह से कुछ और उदाहरणों की बात करें। जैसे कि ग्लूकोज है, एक मोनोसैकेराइड है, वो टूटे और क्या बने? अल्कोहल बने और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो। ग्लूकोज के अणु, ग्लूकोज मतलब शर्करा, वो टूटे और उससे अल्कोहल, जैसे मैं कहूँ कि एथिल अल्कोहल शराब बन गई और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो। तो इस प्रक्रिया के लिए भी हमें एक विशेष एंजाइम चाहिए होता है, जाइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम भाई? जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को तोड़ देता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। स्टार्च की बात करूं, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। यहां भी इसी लेक्चर में दो नाम आए थे, जैसे पहले डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ध्यान दीजिएगा बात को, अभी मैं पॉलीसैकेराइड का नाम ले रहा था। सैकेराइड मतलब शर्करा, मोनोसैकेराइड मतलब जो शर्करा का अणु है उसमें एक ही अणु से वो बनी हुई शर्करा है, मोनोसैकेराइड, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज। डाइसैकेराइड मतलब वो शर्करा का जो अणु है उसमें छोटे छोटे दो शर्करा के अणुओं के जुड़ने से वो बना हुआ एक अणु है, बट थोड़ा बड़ा अणु हो गया। जैसे इसमें मैंने नाम लिया था अभी पहले इशू शर्करा, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये तीनों डाइसैकेराइड। अब मैंने स्टार्च का नाम लिया, स्टार्च उदाहरण हो गया पॉलीसैकेराइड, मतलब ऐसा सैकेराइड, ऐसी शर्करा का अणु जो दो से ज्यादा मोनोसैकेराइड शर्कराओं के जुड़ने से एक बड़ा अणु बन गया, उसे क्या बोल दिया हमने? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में मैं कह रहा हूं स्टार्च। स्टार्च क्या है? स्टार्च का नाम आप लोगों ने सुना हो, स्टार्च को हिंदी में मंड भी कह देते हैं, मंड। पादप भोजन का संचय किस रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में करते हैं। अब ये जो स्टार्च है ये एक बड़ा अणु है, बड़ा शर्करा का अणु है, ये टूटे सरल अणु में। तो सबसे पहले स्टार्च टूटेगा, पॉलीसैकेराइड टूटेगा, स्टार्च टूटेगा मोनोसैकेराइड अणु में, थोड़े कम बड़े अणु में। ये तोड़ने का काम कर रहे हैं डायस्टेज एंजाइम। ध्यान दें रहे कि हम बार बार बोल रहे हैं कि एंजाइम किसी विशेष अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। स्टार्च को तोड़ना है, स्टार्च को सरल अणु में तोड़ना है, स्टार्च डाइसैकेराइड में टूटेगा, उसका नाम है माल्टोज। माल्टोज में टूट रहा है, ये तोड़ने का काम डायस्टेज एंजाइम कर रहा है। फिर वो माल्टोज डाइसैकेराइड है, उसको तोड़े मोनोसैकेराइड, दो मोनोसैकेराइड इकाइयां बने, माल्टोज टूटे फिर दो ग्लूकोज के अणुओं में जिनसे मिलकर वो बना हुआ है, माल्टोज को तोड़ेगा माल्टेज एंजाइम। तो आप समझिए ये कुछ उदाहरण है, लगातार हम एंजाइम उत्प्रेरण के उदाहरण पढ़ रहे हैं। जनरली आप देखें तो जो भी एंजाइम का नाम होता है उसके लास्ट में एज प्रत्यय लगता है, एज प्रत्यय लग जाता है लास्ट में, प्रत्यय लास्ट में लगते हैं, सॉरी, किसी भी शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं। जो एंजाइम होगा उसके नाम के पीछे एज जुड़ा होगा। फिर से बात करूं कि फिर से उदाहरणों की बात करें, सुक्रोज का प्रतिलोमन, इशू शर्करा का प्रतिलोमन कौन सा एंजाइम कर रहा है? इन्वर्टेज। फिर मैंने बोला ग्लूकोज को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ रहा है जाइमेज। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है कौन? डायस्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम?
डायस्टेज, फिर वो माल्टोज को मोनोसैकेराइड ग्लूकोज में तोड़ रहे हैं माल्टेज। इसी तरह से कुछ उदाहरण है, जैसे यूरिया, यूरिया को तोड़ देगा भाई, अमोनिया में टूट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। अब यूरिया पे जो काम करे, यूरिया को जो तोड़े वो यूरिएज एंजाइम हो गया, यूरिया पे काम कर रहा है तो यूरिएज एंजाइम हो गया। दही जो है उसमें कौन सा एंजाइम, लैक्टोबैसिलस एंजाइम, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो एंजाइमों के द्वारा उत्प्रेरित होने वाली घटनाएं हैं।